हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रगति है और गवर्नमेंट स्कीम में आज हम एक और स्कीम पढ़ने वाले हैं। तो पहली है मेकिंग इंडिया, इसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेकिंग इंडिया सबसे पहले क्या है, एक स्वदेशी मूवमेंट है। ठीक है, तो हमें ये समझना होगा मेकिंग इंडिया क्यों लाया गया। मेकिंग इंडिया इसलिए लाया गया ताकि हम अपने जो भी ब्रांड हैं जो इंडिया में बनते हैं उनकी ब्रांडिंग कर सकें। ठीक है, तो ये एक स्वदेशी मूवमेंट है। इसको कब शुरू किया गया? 25 सितंबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो इसका एम क्या था? एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर चीजें होती हैं उनको जो भी प्रोडक्ट हैं उनको एनकरेज करने के लिए हम लोगों ने मेकिंग इंडिया की शुरुआत की। ठीक है, इसके लिए एक स्लोगन दिया गया, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट्स। ठीक है, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट्स का मतलब क्या है कि पहली बात तो कोई भी किसी भी तरीके का हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इसका किसी भी चीज पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके पीछे मोटिव मोदी जी ने क्या बोला था कि इसके पीछे मोटिव है कि नो डिफेक्ट। पहली बात तो पता चल गया कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो डिफेक्ट फ्री होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे किसी भी प्रोडक्ट का एनवायरमेंट या इकोलॉजी पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेन एस्पेक्ट यही है कि किसी भी प्रोडक्ट का हमारे एनवायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेकिंग इंडिया में हम लोगों ने क्या मेक श्योर किया कि इसके जितनी भी हम अपने प्रोडक्ट हैं उनको बनाने की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मटेरियल है, उसको हम एडवांस करेंगे। ठीक है, अगर आज एक शर्ट बनती है तो हम कोशिश करेंगे कि दिन में हम 50 शर्ट बना सके। तो वो प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, मटेरियल उन सब से ही संभव हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने काफी कुछ किया। ठीक है, इसी के कारण, मेकिंग इंडिया के कारण हमारी जो इंडिया है वो टॉप डेस्टिनेशन बन गई थी एफडीआई के लिए। ठीक है, एफडीआई के लिए इंडिया टॉप डेस्टिनेशन बन गई थी। उसके बाद हम आते हैं कि अब मेक इन इंडिया हो गया, ये तो इंडिया के लिए। फिर कुछ स्टेट्स ने भी अपने इनिशिएटिव्स दिखाए कि भाई हमें भी अपना ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए कुछ लोकल प्रोग्राम्स चलाए गए। तो पहला क्या किया, उड़ीसा ने चलाया मेक इन उड़ीसा। ठीक है, फिर उसके बाद तमिलनाडु ने चलाया है तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट। इसके अंदर कुछ मीट्स रखी गई जिसके अंदर पूरे देश के या पूरे विदेश से सारे इन्वेस्टमेंट आके तमिलनाडु के लिए इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद है वाइब्रेंट गुजरात। ठीक है, फिर हैपिंग हरियाणा। ठीक है, हैप्पी हरियाणा, और फिर मैग्नेटिक महाराष्ट्र। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव्स लोकली चलाए गए। ठीक है, क्या थे ये? लोकल स्टेट्स, मतलब हमारी जो स्टेट्स थी उन्होंने अपने लिए चलाए। फिर उसके बाद कुछ आते हैं की फीचर्स, मतलब आखिरकार मेकिंग इंडिया में कुछ तो इनिशिएटिव, हम कुछ तो बेस लेके चले होंगे। तो क्या है मैन्युफैक्चरिंग और इंटरप्राइजेस जो शिप है उसको हमें क्या करना है, उसको बढ़ाना है। ठीक है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना है। फिर फोकस जो सेक्टर है, हमारे जो फोकसिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंटरप्राइजेस हो गया, वुमेन्स हो गई, ये सारे सेक्टर्स जो हैं उन सबको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। और न्यू माइंडसेट, मतलब जो इतने भी नए नए आइडियाज आ रहे हैं मेकिंग इंडिया के थ्रू, उन सबको एक रास्ता दिखाना है ताकि हम एक अपने बिजनेसेस में एक नए माइंड्स को, जो यंग माइंड्स हैं, जो बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे बिजनेस आइडियाज ढूंढ सकते हैं, उनको हम अट्रैक्ट कर सकें। ठीक, उसके बाद इसको संभाल कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको सारे भी जितने भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं इसके, वो ये सब कुछ देख रही है। ठीक है, मेकिंग इंडिया के थ्रू हम लोगों ने कुछ टारगेट भी अपने सेट किए कि भाई हमें, चलो ठीक है, हमने ये देख लिया कि ये करना है, बट इसके लिए टारगेट करना तो जरूरी है ना। आप यूपीएससी के लिए आप भी तो टारगेट करते हो। इसी तरीके से मेकिंग इंडिया में क्या टारगेट रखा गया है कि हमें जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो इंक्रीज करनी है 12 to 14%, और वो भी पर एनम, मतलब हर साल हमें 12 से 14% इंक्रीज करनी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। ठीक है, फिर उसके बाद 100 मिलियन अट्रैक्शन करना है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग जॉब है उसमें 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें देखना है। कब तक? 2022 तक। ठीक है, अभी 2 साल है इसमें। उसके बाद हम आते हैं जीडीपी। भाई हर चीज का इफेक्ट तो हमारी जीडीपी ही पड़ता है, तो जीडीपी में क्या करना है? 25% इंक्रीज करना है हमें जीडीपी में। कब तक करना है? ये भी 2022 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने ये ध्यान रखा है। तो ये कुछ
25 सेक्टर्स है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। कभी कभार टिक मार्क में या फिर पीटी में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है। बहुत सारे कुछ है जो आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, सारे आप पढ़ लीजिएगा। मेनली क्या है, जैसे बायोटेक हो गया, केमिकल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिक मशीन्स हो गया, फिर उसके बाद आप देख लो फूड प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप स्पेस देखिए, स्पेस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फिर आपका मेडिसिन सेक्टर हो गया, ऑयल गैस हो गया, माइनिंग हो गया। तो ये सारे कुछ सेक्टर्स हैं जो आपको नॉर्मली याद रहेंगे, तो आपको टिक मार्क करने में काफी सारी आसानी रहेगी अगर आप इन्हें लर्न कर लेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब ये 25 सेक्टर्स क्या करते हैं भाई, ठीक है। मेकिंग इंडिया हो गया, टारगेट्स हो गए, सब कुछ हो गया। आखिरकार इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, इससे होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर हम इन 25 सेक्टर्स पे ध्यान देंगे तो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट आती है हर साल, उसमें हमारी जो रैंकिंग है वो इंक्रीज होगी। और वो हमें देखने को भी मिला कि हमने 2016 में इसमें रैंक किया था 130, ठीक है। 130 रैंक थी हमारी 190 में, ठीक है। और अब जो हम 2020 में इसकी रैंक देख रहे हैं अपनी, वो 63 हो चुकी है। तो काफी ज्यादा जंप हमने अपनी रैंकिंग में देखा है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो इंडेक्स है वो किसके थ्रू निकाला जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के थ्रू ये हर साल रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक हाईएस्ट रैंकिंग होती है। हाईएस्ट रैंकिंग सिस्टम क्या है? आपकी जितनी ज्यादा रैंक होगी उतना ही अच्छा लोग आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, कि इंडिया की जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर लोअर नंबर मतलब जितनी कम रैंक होगी, देखिए हमारी 2016 में कितनी थी? 130। उसके बाद हमारी रैंक कितनी होगी? 63। तो जितना छोटा नंबर होगा उतनी अच्छी रैंकिंग आपकी मानी जाएगी, उतने ही अच्छे इन्वेस्टमेंट जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग के लिए भी हम लोगों ने कुछ सेक्टर्स रखे हैं कि भाई हम इन सब चीजों पे ध्यान देंगे। पहली बात क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम जो स्टार्टिंग बिजनेस है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, उसको बुकिंग करना, उसके बारे में सारी चीजें जुटाना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इजी करेंगे ताकि हर इंसान बहुत इजीली सब कुछ कर सके, ठीक है। जो परमिट, डीलिंग परमिट मिलता है उसको हम इजी करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो हमें बिजनेस के लिए यूज होगी उसके लिए कुछ दरें हम लोग कम कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। फिर हो गया रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए जितनी भी, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे बिजनेस चलाने के लिए एक जगह चाहिए और उसको खरीदने के लिए मुझे जितना भी प्रोसेस है उसमें बहुत टाइमिंग लग रहा है। मान लीजिए कि मैंने आज ये प्रॉपर्टी खरीदी, उसको प्रोसेस करने में मुझे 2 महीने लग गए। अब 2 महीने में मैं अपना बिजनेस चला के कहीं से कहीं ले जा सकती थी, बट 2 महीने में मैं जमीन ही खरीद पाई हूँ। तो उस प्रॉपर्टी का टाइमिंग क्या है, उसको कम करने के लिए हम लोग ईज ऑफ डूइंग में काम किया। फिर क्रेडिट, अगर मैं लोन लेना चाहती हूँ तो वो सब कुछ किया। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी हम लोगों ने अट्रैक्ट किया कि छोटे छोटे लोग आए और इस हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना बिजनेस करें, ठीक है। टैक्सेशन के लिए आपको 3-4 पेज के टैक्स रेट भरने पड़ते थे, फाइल करने पड़ते थे, उसको घटा के एक पेज कर दिया गया। उसके सारे प्रोसेसेस को इजी कर दिया गया। एक विंडो काम कर दिया गया कि आपको 20 विंडोज पे जाने की जरूरत नहीं है, 1 विंडो पे आपका काम हो जाएगा। तो ये सब कुछ किया गया, ठीक है। फिर ट्रेडिंग के लिए, अक्रॉस बॉर्डर के लिए जो दरें होती हैं वो कम की गई, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स करे गए। फिर रिजॉल्व, सारी जितनी भी तरीके की आपकी लिक्विडिटी, जितनी भी आपकी मनी है, उसको रिजॉल्व करने के लिए पूरी प्रोसेस की गई, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ये कितने हैं? 10 सेक्टर्स हैं जिनको हम लोगों को प्रमोट करना है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा और उससे हमारी इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।